नमस्कार भैया, विद्या भारती की वीडियो ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान पार्ट 1 पार्ट 1 जो जीवों में जनन पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जनन किसे कहते हैं, जीवन अवधि क्या होती है, जीव जनन कितने प्रकार का होता है, इनके बारे में पढ़ा। आज हम उसी जनन के बारे में जो टॉपिक चल रहा है अपना, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमने जनन के दो प्रकार पढ़े, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। आज हम जीवों में, जंतुओं में अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे कि जंतुओं में अलैंगिक जनन कितने प्रकार से होता है, कैसे होता है, किन किन जीवों में पाया जाता है। वैसे ये अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है वो सामान्य जो साधारण जीव या एक कोशिकीय जीव या सरल प्रकार के जीव होते हैं, जंतु होते हैं, उनमें होती है। तो उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे कि अलैंगिक जनन है वो जंतुओं में कितने प्रकार से होता है। तो ये सामान्यतः 5 प्रकार से होता है। तो हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है द्विविभाजन। द्वि का मतलब दो, विभाजन मतलब भागों में विभाजित होना, बंटना, दो भागों में विभाजित होना। तो इस प्रक्रिया में एक जीव अपने मध्य भाग से दो भागों में, समान भागों में विभाजित होकर एक जीव से दो नए जीवों का निर्माण होता है। इसे बोलते हैं द्विविभाजन। और ये जो द्विविभाजन की प्रक्रिया होती है वो अमीबा, यूग्लिना, प्रोटोजोआ संघ के जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें पाई जाती है। तो इनके उदाहरण विशेष रूप से याद रखना है। परीक्षा में पूछे जाते हैं उदाहरण, ज्यादातर परिभाषाएं कम पूछी जाती है, उदाहरण बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो याद रखना है कि द्विविभाजन किसमें पाया जाता है, अमीबा, यूग्लिना, प्रोटोजोआ संघ के जो जीव होते हैं उनमें पाई जाती है। परिभाषा, एक जीव के मध्य से द्विविभाजन द्वारा या दो समान भागों में विभाजन द्वारा जीवों का निर्माण होना क्या कहलाता है, द्विविभाजन कहलाता है। और इसमें जो दो जीव बनते हैं वो एकदम समान होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, क्योंकि विभाजन समान रूप से होता है। जैसे ये अमीबा है, ये इसका आनुवंशिक पदार्थ है, इसके अंदर डीएनए, और ये अमीबा है। तो अमीबा जो होता है वो मध्य से एक खांच बनती है, और मध्य से खांच बनने के दौरान वो खांच दो भागों में विभाजित हो जाता है। जो आनुवंशिक पदार्थ है वो भी साथ साथ दो भागों में विभाजित होने लगता है। तो मध्य में एक खांच बनती है, खांच से जो दो भागों में, समान भागों में विभाजित होता है, और ये खांच गहरी होती जाती है। और ये जो जीव होता है वो खांच वृद्धि करने से आनुवंशिक पदार्थ और जीव का जो जीव द्रव्य है वो दो समान भागों में विभाजित हो जाता है। तो एक जीव से फिर ये खांच बनी, विदलन हुआ, और ये दो भागों में विभाजित हो गया। प्रत्येक दो स्वतंत्र जीवों का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें खांच बनती है मध्य से, और दो समान भागों में विभाजन से दो नए जीवों का निर्माण होता है। दूसरी विधि है बीजाणु जनन। बीजाणु ये कवक जैसे पेनिसिलियम होता है उसमें ये इस प्रकार के जीवों में पाई जाती है। पेनिसिलियम की जो संरचना होती है इस प्रकार की पेनिसिलियम की जो संरचना होती है शाखाओं के रूप में, तो पेनिसिलियम जो होता है, जो एक कवक होता है, उस कवक पर छोटे छोटे बहुत सारे बीजाणु बनते हैं। इस प्रकार से ये बीजाणु स्पोर बनते हैं, स्पोर बोलते हैं, बीजाणु बनते हैं, ये बीजाणु बनते हैं। इस प्रकार से बीजाणुओं का निर्माण होता है, और ये जो बीजाणु होते हैं वो बिखर जाते हैं, दूर गिरते हैं। और जैसे ये बीजाणु यहाँ के गिर गया और ये अंकुरित हो जाता है, और अंकुरित, इसके अंकुरण से नए जो पेनिसिलियम है उसका निर्माण हो जाता है।
तो इसमें बीजाणु के समान संरचनाएं बनती हैं और वो बीजाणु बिखर कर नए जीव का निर्माण करते हैं, इसको बीजाणु जनन कहते हैं। तो इसमें जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं, बीजाणु दूर गिरकर अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। उदाहरण है इसका पेनिसिलियम कवक। तो ये इसका उदाहरण हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा है मुकुलन। मुकुलन जो होता है वो हाइड्रा में, यीस्ट में पाया जाता है। यीस्ट हाइड्रा जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें पाया जाता है। हाइड्रा की जो संरचना होती है वो इस प्रकार से संरचना होती है। तो ये हाइड्रा है। हाइड्रा के शरीर पर संरचना, उसकी शारीरिक संरचना पर एक छोटा सा मुकुल बनता है। सबसे पहले एक मुकुल, एक गोलाकार संरचना बनती है जिसको मुकुल बोलते हैं। मुकुल के समान संरचना बनती है। ये मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करता है और अपने मातृ जीव के समान संरचना का निर्माण हो जाता है। तो ये मुकुल वृद्धि करके मातृ जीव के समान नए जीव का निर्माण करता है। और जब ये पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो ये यहां से टूटकर अलग हो जाता है। मातृ जीव से ये अलग हो जाता है और नए हाइड्रा का निर्माण हो जाता है। तो ये सबसे पहले मुकुल बना, मुकुल ने वृद्धि की, वृद्धि करके नए अपने मातृ जीव के समान नई संरचना बनी और वो अलग होकर नए हाइड्रा का क्या करता है, निर्माण। तो तीसरी विधि मुकुलन, इसमें जनक के शरीर पर मुकुल के समान संरचना का निर्माण होता है जो वृद्धि करके परिवर्तित होकर परिपक्व होकर मातृ जीव से पृथक होकर नए जीव का निर्माण करती है। तो इस विधि को बोलते हैं मुकुलन। इसमें मुकुल के समान संरचना बनती है, इसलिए इसको मुकुलन। ये किस में पाया जाता है, यीस्ट हाइड्रा में। इनके उदाहरण में बार बार कह रहा हूं, विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। चौथे प्रकार का आता है खंडी भवन। खंडी भवन की, खंड मतलब खंड, खंडों में टूटना। ये जो प्रक्रिया है खंडी भवन की, ये यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा जैसे जीवों में पाई जाती है। इसमें जैसे स्पाइरोगायरा है, स्पाइरोगायरा जो जीव होता है उसकी संरचना इस प्रकार से होती है। उसमें क्या होता है कि जैसे स्पाइरोगायरा है वो अपने खंडों में विभाजित हो गया, इसका प्रत्येक खंड अलग अलग विभाजित हो गया। ये स्पाइरोगायरा अपने शरीर का, उसका शरीर है वो खंडों में विभाजित हो गया। तो जैसे ये खंड अलग हो गया, ये खंड अलग हो गया, नीचे वाला अलग खंड हो गया। तो इस प्रकार से ये अपने खंडों में विभाजित हो गया और प्रत्येक खंड से नया एक स्पाइरोगायरा नए जीव का निर्माण, ये अलग अलग जीव बन गया, फिर ये अलग स्पाइरोगायरा बन जाएगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण होता है। तो एक स्पाइरोगायरा खंडों में विभाजित हो गया और प्रत्येक खंड से एक नया जीव इससे बन गया, एक नया जीव इससे बन गया, एक नया जीव इससे बन गया। तो खंडी भवन, इसमें जीव खंडों में विभाजित हो जाता है तथा प्रत्येक खंड से नए जीव का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। इसके उदाहरण है यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, याद रखने हैं। लास्ट 4 विधियां हमने पढ़ी। पहली विधि पढ़ी जीव विभाजन, दूसरी बीजाणु जनन, तीसरी मुकुलन, चौथी खंडी भवन, 5वीं विधि होती है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन में क्या होता है कि शरीर का कोई भी जीव के शरीर का कोई भी खंड यदि अलग हो जाए, शरीर से टूटकर अलग हो जाए और उस खंड द्वारा नए जीव का निर्माण होना पुनरुद्ध भवन कहलाता है। जैसे आपने छिपकली में देखा हुआ, छिपकली की पूंछ अलग हो जाती है और फिर नई पूंछ उसकी विकसित हो जाती है। छिपकली में पुनरुद्ध भवन की क्षमता वैसे नहीं है कि पूंछ अलग हो गई नया जीव बन गया, नया जीव नहीं बनता, लेकिन पूंछ वापस विकसित होना भी कोई पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है, लेकिन उससे नया जीव नहीं बनता। इसमें क्या होता है, जो खंड टूटकर अलग होता है, जैसे इसके उदाहरण प्लेनेरिया हाइड्रा अमीबा स्पंज है। जैसे ये एक प्लेनेरिया जीव है। परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन की क्षमता किस जीव में पाई जाती है, तो प्लेनेरिया में पाई जाती है। जैसे प्लेनेरिया के जीव का ये भाग ये अलग अलग हो गए, टूट गए, अलग अलग हो गया। इसमें आनुवंशिक पदार्थ होना जरूरी होता है,
प्रत्येक खंड में जिसमें आनुवंशिक पदार्थ या डीएनए का भाग होता है वही भाग पुंडत भवन की क्षमता उसमें पाई जाती है। तो जैसे ये भाग अलग हो गया, ये भाग अलग हो गया, ये भाग अलग हो गया, तो ये जो ऊपर वाला भाग है इसमें नीचे वाले भाग की वृद्धि होने से एक नया प्लेन एरिया बन गया। मध्य वाला खंड है तो इसमें नीचे वाला भाग बन गया और ऊपर वाला भाग बन गया और एक नया प्लेन एरिया बन गया। इसमें नीचे वाले भाग में मध्य खंड की और ऊपर वाले खंड का निर्माण होने से नए प्लेन एरिया, तो इसके 3 खंडों से 3 नए प्लेन एरिया बन गए। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं पुंड। और खंडी भवन अलग है, ये अलग होता है। इसमें किसी भी भाग में टूटने से जिसमें कुछ आनुवंशिक पदार्थ होता है उस भाग में नई जीव बनाने की क्षमता होती है। हमारे शरीर में भी पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है, लेकिन हम नए जीव नहीं बनाते। हमारे जो घाव बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, वो चोट लग जाती है, घाव बढ़ना, वो भी एक पुनरुद्ध भवन की प्रक्रिया का परिणाम है, जिससे वो घाव नई कोशिकाओं के निर्माण से वो घाव का बढ़ना होता है। छिपकली में जो पूंछ होती है, नई पूंछ बढ़ना, वो भी एक पुनरुद्ध भवन का है, लेकिन उनमें और हमारे अंदर नए जीव नहीं बढ़ते। इसमें पुनरुद्ध भवन की प्रक्रिया द्वारा नए जीव का निर्माण होता है। तो जीवों के कटे हुए भाग द्वारा नए जीव का निर्माण होना पुनरुद्ध भवन कहलाता है। जैसे प्लेनेरिया है, हाइड्रा है, अमीबा है, स्पंज है। हाइड्रा का कोई भाग टूट कर अलग हो गया, उससे नया हाइड्रा बन जाता है। तो इस प्रक्रिया को पुनरुद्ध भवन कहते हैं। तो ये हो गई अपना ये टॉपिक पूरा हो गया। जंतुओं में लैंगिक जनन के प्रकार 5 प्रकार हैं प्रमुख रूप से, और वो 500 प्रकार अपने पूर्ण होंगे। उदाहरण सबके बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं। अब हम पादपों में अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ते हैं। पादपों में जो अलैंगिक जनन होता है उसको कायिक जनन भी कहते हैं, कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं, या वृद्धि जनन भी कहते हैं। इसे वृद्धि जनन भी कहते हैं, कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं, कायिक जनन भी कहा जाता है। तो कायिक जनन किसे कहते हैं? मात्र पौधे के कायिक अंग। कायिक अंग मतलब पौधे के कायिक अंग कौन से होते हैं? जड़, तना और पत्ती। कायिक अंग पौधे के कौन से होते हैं? जड़, तना और पत्ती। तो पौधे के कायिक अंग जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधे का निर्माण होना कायिक जनन कहलाता है, या वृद्धि जनन कहलाता है, या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और ये कायिक जनन की जो पादपों में अलैंगिक जनन की या कायिक जनन की जो विधियां होती है वो वैसे 2 प्रकार, एक प्राकृतिक कायिक जनन होता है, एक कृत्रिम कायिक जनन होता है। प्राकृतिक जो अपने आप होता है, कृत्रिम जो मानव द्वारा होता है। तो प्राकृतिक कायिक जनन पौधे के कायिक अंग जड़, तना या पत्ती द्वारा स्वतः ही नए पादप का निर्माण होना प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। कृत्रिम कायिक जनन मानव द्वारा, किसके द्वारा? मानव द्वारा पौधे के कायिक भागों द्वारा पादप का निर्माण होना कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम कायिक जनन के अलैंगिक, जो पादपों में अलैंगिक जनन होता है, उसके प्राकृतिक कायिक जनन के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे और कृत्रिम कायिक जनन के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप इसका अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। इनके उदाहरण बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखने हैं। इसके आपको मैं नोट्स भी भेजूंगा, वो आपको रजिस्टर नया खरीदकर उसमें लिखने शुरू भी करने हैं, ताकि बाद में आपको दोबारा नहीं लिखना पड़े। अभी समय है आपके पास, उसका सदुपयोग कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।